Hello students, my name is Akansha Khatri. I am from Axis Institute and today I will be teaching you biomolecules. This is included in your 11th chapter for this 11th class. So let's go into it. So the chapter's name is biomolecules. हमें इस chapter में biomolecules के बारे में देखना है. Biomolecules ऐसे compounds या ऐसे substances जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिले वो हो गए बायोमोलिक्यूल्स. एज द नेम सिग्निफाइज, यहाँ नाम में ही मेंशन्ड है बायोमोलिक्यूल्स, तो उसका मतलब ही क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए. ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ाई कर कैसे सकते हैं. हमें पता कैसे चलेगा कि एक लिविंग सेल के अंदर कौन कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है बायोमोलिक्यूल्स हैं क्या. एक सिंपल टर्म्स में जो भी केमिकल कंपाउंड आपको कोई लिविंग सेल से मिले वो हो गए बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, तो यहाँ पर एनालिसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एनी लिविंग सेल, मतलब एक लिविंग सेल की क्या केमिकल कॉम्पोजिशन है उसे हम एनालाइज करना चाह रहे हैं. कैसे एनालाइज करेंगे. सी व्हाट वी नीड टू डू इज दैट हमारे पास एक मॉर्टर और पेसल है. यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस, और इंडियन होम्स में तो ये मिल जाता है काफ़ी. अगर आपको कोई मसाला पीसना है तो इस हिसाब के मॉर्टर एंड पेसल से पीसा जा सकता है. यहाँ मसाले नहीं पीस रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ और ग्राइंड करने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट इज दिस, एनी वेजिटेबल, कोई भी एक वेजिटेबल ले सकते हैं या फिर कोई भी एक लिवर का पीस ले सकते हैं. एनी वेजिटेबल और एनी लिवर पीस. कर क्या रहे हैं यहाँ पे, क्या वेजिटेबल में एक लिविंग सेल है. ऑफ कोर्स वेजिटेबल प्लांट से ऑब्टेन हो रही है, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक सेल है. भले ही ये सेल डेड है बट इसके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में अभी भी जाना जा सकता है. सिमिलर गोज फॉर लिवर. सो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, कोई भी एक वेजिटेबल लीजिए या कोई भी एक लिवर का पीस लीजिए, वी नीड टू ग्राइंड इट. वी नीड टू ग्राइंड इट. ग्राइंड मतलब इसे पीसने की ज़रूरत है. हम करना क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले कोई भी एक वेजिटेबल का पीस लीजिए, कोई लिवर का पीस लीजिए, कोई भी एक चीज़, एनी वन, एंड देन वी विल ग्राइंड इट इन अ मॉर्टर एंड पेसल. कैसे ग्राइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक पेसल ले रहे हैं, इसमें आपने ऐड किया कोई भी एक लिविंग टिश्यू, एनी लिविंग टिश्यू, could be a vegetable, could be a liver piece or anything. और साथ में इसमें क्या डालना है, साथ में एक एसिड डालनी है जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, राइट. तो एक लिविंग टिश्यू लीजिए, साथ ही साथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड लीजिए, एंड देन वी नीड टू ग्राइंड इट विद द हेल्प ऑफ अ पेसल. देन वी विल व्हाट, ग्राइंड इट. जैसे ही आप इसे ग्राइंड करेंगे आपको कोई एक थिक पेस्ट मिल जाएगा. वो थिक पेस्ट को क्या करना है, ये जो हमें ग्राइंड करने के बाद एक थिक स्लरी ऑब्टेन हो जाएगी. अ थिक स्लरी वुड बी ऑब्टेन्ड. ठीक है, अब इस थिक स्लरी के साथ करना क्या है, एक चीज क्लॉथ लीजिए, एक कपड़ा लीजिए जो कि पोरस है, उससे इस स्लरी को फिल्टर करने की कोशिश कीजिए. व्हाट वी नीड टू डू इज, एक थिक कोई भी एक कपड़ा लीजिए, उसमें ये जो स्लरी ऑब्टेन हो रही है उस कपड़े में डालिए और फिर फिल्टर करिए. ठीक है, ध्यान रखिए हमने ये प्रिपरेशन एक एसिड में की है. एसिड का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. दिस इज इंपॉर्टेंट है. हमने ये जो भी स्लरी बनाई है, दिस वी हैव ऑब्टेन्ड इन एसिड कॉल्ड एज ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ठीक है, तो ये जो हमें स्लरी ऑब्टेन हुई है एक एसिड में ऑब्टेन हुई है. अब हम करना क्या चाह रहे हैं, ये जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में हमें स्लरी ऑब्टेन हो गई, इसको हम फिल्टर करेंगे. वी विल फिल्टर इट विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉथ. वी नीड टू फिल्टर दिस. हमें क्या करना है, इसे फिल्टर करना है. कैसे करना है, चीज क्लॉथ से. जब हमें फिल्टर करेंगे हमें दो भाग मिलेंगे. एक भाग वो होगा जो एसिड में घुल चुका होगा, या मैं कहूँ एसिड सॉल्यूबल होगा,
और एक भाग वो होगा जो एसिड में नहीं घुलेगा, यानी कि एसिड इनसॉल्युबल होगा. So we will obtain two portions. One portion would be acid soluble, the other portion wouldn't be acid soluble. ठीक है, तो ये सब करने के बाद जब हम इस थिक स्लरी को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे, तो हमें दो पोर्शंस मिलेंगे. एक पोर्शन एसिड सॉल्युबल होगा, एक पोर्शन एसिड इनसॉल्युबल होगा. We will obtain two portions. One portion would be acid soluble, the other would be acid insoluble. ठीक है, तो अब क्या करना है? Now let's go forward into this. हमें दो पोर्शंस मिल गए, एक पोर्शन एसिड सॉल्युबल है, एक पोर्शन एसिड इनसॉल्युबल है. अब हमें इसके ऊपर अपनी फर्दर स्टडी करनी है. फाइन, तो जो दो पोर्शंस हमें मिले, एक था एसिड सॉल्युबल, एक है एसिड इनसॉल्युबल. जो एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट है, एक हमें मिलेगा एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एक हमें मिलेगा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन. ठीक है, अब जो एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट है उसके बारे में कुछ देखना होगा. जो एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट है, मतलब जो घुल गया, क्या लगता है जो एसिड में घुल जाएगा वो सिंपलर कंपाउंड्स होने चाहिए या हेवियर या कॉम्प्लेक्स? ऑब्वियस सी बात है, जो स्मॉलर कंपाउंड्स होंगे या जिनका मॉलिक्यूलर वेट रिलेटिवली लो होगा वो ज़्यादातर एसिड में सॉल्युबल होंगे, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट रिलेटिवली हाई होगा वो दैट वुड बी एसिड इनसॉल्युबल. पहले देखते हैं एसिड सॉल्युबल में हमें मिलेगा क्या. एसिड सॉल्युबल में हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल सकते हैं. वी कैन फाइंड सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सवाल उठता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिनमें दीज आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन. मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो कार्बन से, वो है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दे आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन. ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो कार्बन में, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, मान लीजिए ग्लूकोज. ठीक है, और भी एग्जाम्पल हैं जो हम आगे देखेंगे, बिकॉज दोज आर रिलेटिवली न्यू टर्म्स फॉर यू, तो आगे देखना उन्हें ज़्यादा बेटर होगा. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं. वी कैन फाइंड सर्टेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल. क्या हो सकते हैं वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स? मान लीजिए Na+, या फिर कोई एक कंपाउंड भी हो सकता है, मान लीजिए फॉस्फेट. ठीक है, हमने अभी तक क्या किया, हमने एक मॉर्टर एंड पेसिल लिया, उसमें हमने कोई भी एक लिविंग टिश्यू जैसे कि कोई वेजिटेबल, जैसे कि कोई लिवर, उसको ग्राइंड किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. जब हमें थिक स्लरी ऑब्टेन हुई, हमने उसे फिल्टर किया. फिल्टर करने के बाद हमें दो फ्रैक्शंस मिले. एक वो फ्रैक्शन था जो एसिड में सॉल्युबल है, एक वो फ्रैक्शन था जो एसिड में इनसॉल्युबल है. ठीक है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, नाम है उनका ग्लूकोज. नाम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिले जैसे कि Na+, जैसे कि P4,3-. We will also find acid insoluble retentate. Acid insoluble retentate में क्या हो? Acid insoluble retentate में कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं, नाम है उनका जैसे कार्बोहाइड्रेट्स. एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में हमें और क्या मिल सकता है? हमें लिपिड्स मिल सकते हैं, हमें प्रोटीन्स मिल सकते हैं, हमें न्यूक्लिक एसिड भी मिल सकती है. ठीक है, तो हम देख रहे थे जो थिक स्लरी ऑब्टेन हुई उसके फिल्ट्रेट्स को, एक एसिड सॉल्युबल था, एक एसिड इनसॉल्युबल था. एसिड इनसॉल्युबल में हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, एग्जाम्पल में मैंने ग्लूकोज लिखा. हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिले, एग्जाम्पल में हमने लिखा Na+, फॉस्फेट.
ठीक है। फिर जो एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट था उसमें कार्बोहाइड्रेट मिला, लिपिड मिला, प्रोटीन मिला, न्यूक्लिक एसिड मिला, और ये चार के चार दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये चारों भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अच्छा, अब कोई तो चीज होगी ना जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रही होगी। वो कौन सी चीज थी जो हमें एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में मिली, वो कौन सी थी जो एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट में मिली? सुनना, मैंने एक बात बोली थी कि जो एसिड इनसॉल्युबल होंगे वो जनरली हेवियर होंगे एज कंपेयर टू एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट्स। पाया भी कुछ ऐसा ही गया। इन जनरल एसिड इनसॉल्युबल में जो कंपाउंड्स मिले उनका वेट 10,000 डेल्टॉन से ज़्यादा था। उनका मॉलिक्यूलर वेट वॉज ग्रेटर देन 10,000 डेल्टॉन्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितने भी मिले सबका 10,000 डेल्टॉन से ज़्यादा था, मैं बात कर रही हूँ मेजॉरिटी की। एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में जो मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड मिले उनका मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 10,000 डेल्टॉन्स। ठीक है। और जो एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट मिले उनका मॉलिक्यूलर वेट वाज लेस देन 800 डेल्टॉन्स। ठीक है। हमें दो फ्रैक्शंस मिले, एक एसिड सॉल्युबल एक एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल में जो थे मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टॉन से ज़्यादा था। एसिड सॉल्युबल में मॉलिक्यूलर वेट वाज लेस देन 800 डेल्टॉन्स। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में हमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मिले। वहीं एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट में हमें कुछ ऑर्गेनिक भी मिले, कुछ इनऑर्गेनिक भी मिले। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी नीड टू लुक एट डेफिनेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। आखिरकार हम बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लिखनी हो तो आई कैन से एनी मॉलिक्यूल या कंपाउंड obtained from any molecule या फिर कंपाउंड obtained from a living organism is defined as biomolecule। कोई भी एक कंपाउंड जो हमें कहाँ से मिले, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज बायोमॉलिक्यूल। ठीक है। any molecule या कंपाउंड obtained from a living organism is defined as biomolecule। रिलेटिवली ऐसा पाया गया है जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा है। मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रहे हैं दे हैव अ लार्जर प्रपोर्शन ऑफ कार्बन इन देम। सो दीज कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही बायोमॉलिक्यूल्स हैं। कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड हमें मिले लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो बायोमॉलिक्यूल है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इन बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की संख्या रिलेटिवली ज़्यादा है। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स have relatively high proportion of carbon containing compounds। ठीक है। तो कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले उससे हम डिफाइन कर देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। और ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का प्रोपोर्शन इज रिलेटिवली मोर। ओके, सो this is the definition of biomolecules।
नेक्स्ट लुक एट एश एनालिसिस टेक्निक। एश एनालिसिस टेक्निक क्या कहती है? ठीक है, तो नाउ लेट्स लुक एट एश एनालिसिस टेक्निक। एश एनालिसिस टेक्निक पहली बात है किस लिए, इसका पर्पस क्या है वो समझते हैं। एश एनालिसिस टेक्निक में हम पता करना चाह रहे हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। याद कीजिए, दो रिटेंटेट्स मिले थे, एक था एसिड सॉल्युबल, एक था एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे, ठीक है। इन एसिड इनसॉल्युबल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, चार तरह के बोले थे, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और मैंने बोला था मेजॉरिटी का 10,000 डेल्टॉन से वेट ज़्यादा मिलेगा। फिर हमारे पास था एक फ्रैक्शन जिसका नाम था एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास था I give an example of glucose, but there could be others as well. और वहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे। एश एनालिसिस टेक्निक उन्हीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता करने की टेक्निक है। कर क्या रहे हैं एश एनालिसिस टेक्निक में, उसे देखते हैं। सबसे पहले कोई भी एक लिविंग टिश्यू लीजिए, कोई भी एनी लिविंग टिश्यू, एनी लिविंग टिश्यू लिया जा सकता है। So we were looking at any living tissue, कोई भी लिविंग टिश्यू लीजिए। उसे सबसे पहले वे कीजिए, वेट। ठीक है, कोई भी लिविंग टिश्यू लीजिए, उसको वे कीजिए। फिर उस लिविंग टिश्यू के साथ क्या करना है, water is totally removed from that tissue। क्या करना है, उस टिश्यू में से पानी को completely रिमूव कर देना। वाटर इज completely removed from that tissue। आपको पता होगा 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, मतलब हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो टिश्यूज हैं, दे हैव अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ वाटर। जब हम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल को पता करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम उसका सारा का सारा पानी रिमूव कर दें, ठीक है। दैट वुड बी आवर स्टेप 1 इन एश एनालिसिस टेक्निक। हम वाटर को कंप्लीटली रिमूव कर देना चाह रहे हैं, तो वाटर इज टोटली रिमूव फ्रॉम दैट टिश्यू। अब अगर मैं इसको वे करूंगी, सबसे पहले जो टिश्यू था मैंने उसे वे किया था, फिर उसके बाद सारा पानी उससे रिमूव कर दिया। अब दोबारा जब मैं इस टिश्यू को वे करूंगी, मुझे ड्राई वेट ऑब्टेन होगा। व्हाट डू आई मीन बाय ड्राई वेट? ऐसा बायोमास या ऐसा कोई भी एक लिविंग टिश्यू का वेट जिसमें से पानी कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, उसके बाद जो उसका वेट आता है उसे हम कहते हैं ड्राई वेट। तो अब जब हम पानी टोटली रिमूव करें और इसे हम फिर से वे करें, इफ वी वे इट अगेन, अगर हम दोबारा वे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ड्राई वेट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमने इसे दोबारा वे किया तो हमें ड्राई वेट मिल जाएगा। ये तो स्टेप 1 था एश एनालिसिस टेक्निक का। स्टेप 1 था कि हम क्या करेंगे, उससे सारा का सारा पानी एवेपोरेट करा देंगे। उसके बाद आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं वो सुनते हैं। स्टेप 2 में द फर्स्ट थिंग वी विल डू इज, एक चीज है कि कोई भी कंपाउंड है, दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। अगर मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको आप सब जानते होंगे, नाम है उसका C6H12O6। दिस इज अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन। ये ग्लूकोज है। एवरीबडी मस्ट ऑफ यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस। बचपन से ग्लूकोज पढ़ते आ रहे हैं। एक रिएक्शन भी पढ़ा होगा जिसमें ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन से। जब ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो वी विल ऑब्टेन CO2
एज वेल एज H2O, ठीक है। अगर C6H12O6 को हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमें CO2 नाम की गैस मिलती है, हमें H2O नाम की गैस या वाटर वेपर ऑब्टेन होता है। तो इसमें हम करना क्या चाह रहे हैं, इसमें हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वी आर ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज। ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लीजिए और उससे ऑक्सीडाइज कराइए, मतलब उससे ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए, मतलब उसे बर्न कराइए। जब आप उसको बर्न कर रहे होंगे, मेजॉरिटी वुड बी रिमूव्ड एज वेपर्स। क्या बोला मैंने, जब हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कराएंगे वो वेपर फॉर्म में उड़ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक टिश्यू था, उस टिश्यू में हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, हमें पता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं। जब मैं उस टिश्यू को बर्न करूंगी, या मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूँ, मैं उसमें आग लगाऊंगी। जब मैं उस टिश्यू को बर्न करूंगी और उसमें आग लगाऊंगी, उसके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएंगे। आई रिपीट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वुड बी रिमूव्ड इन वेपर फॉर्म आफ्टर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है CO2 निकलता हुआ, यहाँ पर दिख रहा है H2O निकलता हुआ। क्यों, आपने मतलब मैंने जो एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे उसमें C6H12O6 है, यहाँ पर कहीं नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पर कहीं सल्फर नहीं है। तो वेपर होने के बाद भी आपको CO2 का ही वेपर मिल रहा है, H2O का ही वेपर मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे सल्फर होता तो हो सकता है आपको सल्फर डाइऑक्साइड का वेपर मिल जाता। मान लीजिए यहाँ नाइट्रोजन होता तो हो सकता है आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वेपर मिल जाता। एक शॉर्ट भाषा में या एक लाइन में कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे आप बर्न कीजिए, वो ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होके वेपर फॉर्म में इवेपोरेट हो जाएगा। तो स्टेप 2 में हम करना क्या चाह रहे हैं, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कंपाउंड था या जो लिविंग टिश्यू था जिसका हमने वाटर रिमूव कर दिया, नाउ द टिश्यू इज बर्न्ड। अब हम टिश्यू को क्या करने की कोशिश करेंगे, बर्न कराएंगे या ऑक्सीडाइज कराएंगे। Now the tissue is burnt such that all the organic compounds, ध्यान दीजिए इस पे, फोकस कीजिए इस वर्ड पे, such that all the organic compounds are removed as vapors. ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। इस तरीके से बर्न करेंगे कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिमूव हो जाएं, किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। अच्छा एक बात बताइए, हमने टिश्यू लिया, उसमें से पानी निकाल दिया, फिर हमने उसे बर्न कर दिया तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी रिमूव हो गए इन वेपर फॉर्म, तो उसमें बचेगा क्या, बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। या मैं कहूँ कि ये जो मैंने बर्निंग की, बर्न करने के बाद एक ऐश बचेगी। ऐश क्या होता है, राख, ठीक है। ये जो लिविंग टिश्यू लिया मैंने, बर्न किया, बर्न से खूब वेपर्स निकलेंगे, वो वेपर्स किसके हैं, ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो ये जो ऐश है या ये जो राख है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इसमें बचेगा ओनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो जब आपने ये कर दिया तो बचेगा क्या, ऐश रिमेन्ड आफ्टर बर्निंग। जो ऐश बची उसको एनालाइज कीजिए। ऐश रिमेन्ड आफ्टर बर्निंग इज एनालाइज्ड टू व्हाट, टू नो अबाउट द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पता करने के लिए हम ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं हम इस टेक्निक में, इस टेक्निक में सबसे पहले आप कोई भी एक टिश्यू लीजिए, कोई भी एक टिश्यू लीजिए, उससे पूरा का पूरा पानी रिमूव कर दीजिए। जब आप पानी रिमूव कर देंगे उसके बाद उसे बर्न कीजिए। व्हेन यू विल बर्न इट, उसके सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेपर फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। बाद में बचेगा क्या, सिर्फ ऐश बचेगी। उस ऐश में अलग अलग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें एनालाइज करके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पता किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऐश एनालिसिस टेक्निक। अब नेक्स्ट
is classification of biomolecules. Next, we need to know about classification of biomolecules. ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स की दो क्लासेस हैं. एक क्लास का नाम है माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक क्लास का नाम है मैक्रोमोलिक्यूल्स. इसके बारे में हमें क्या देखना है, देखो जो याद करो, एक था एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट, एक था एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट. एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट में वो मिले थे जो एसिड में घुल गए थे, जिनका वेट 800 डाल्टन से कम था. ठीक है, और जो एसिड इनसॉल्युबल था उसमें हमें ऐसे मिले थे जो एसिड में घुले नहीं थे, मतलब जिनका वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा था. अब यहाँ देखिए, बायोमोलिक्यूल्स को दो क्लासेस हैं, एक है माइक्रोमोलिक्यूल्स, एक है मैक्रोमोलिक्यूल्स. माइक्रोमोलिक्यूल्स वो बायोमोलिक्यूल्स सिंपली जिनका वेट इज लेस देन, मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 800 daltons, less than or equal to, okay, it should be less than or equal to 800 daltons. वही मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 daltons, greater than or equal to 10,000 daltons. Is greater than or equal to 10,000 daltons. तो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स. अच्छा, माइक्रोमोलिक्यूल्स हमें कहाँ मिले थे, माइक्रोमोलिक्यूल्स हमें मिले थे एसिड इनसॉल्युबल, नो, एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट, जो एसिड में इजीली सॉल्युबल थे. और वहीं मैक्रोमोलिक्यूल्स हमें कहाँ मिले थे, मैक्रोमोलिक्यूल्स हमें मिले थे इन एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट. अच्छा, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ मैक्रोमोलिक्यूल्स का, तो मैं लिखूंगी कार्बोहाइड्रेट्स, आई वुड राइट न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, एंड एक और चीज जो मैं लिखूंगी वो है प्रोटीन्स. ठीक है, दिस आर ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स. अगर आप लोगों को याद है तो एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में मुझे एक चीज और मिली थी जिसका नाम था लिपिड्स. ठीक है, मैंने एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स लिखे थे, बायोमोलिक्यूल्स लिखे थे. उसमें था कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, और एक और था, क्या नाम था उसका, लिपिड. बट मैं यहाँ नहीं लिख रही. मैक्रोमोलिक्यूल्स की मैंने डेफिनेशन बोली कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा हो, और मैंने साथ ही साथ ये भी लिख दिया कि वो एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में मिलेंगे. एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में तो लिपिड्स भी मिला था, पर मैं उसे मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कह सकती, या स्ट्रिक्टली तो मैं उसे मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कह सकती. क्यों नहीं कह सकती, क्योंकि उसका वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा जाता ही नहीं. फिर भी प्रॉब्लम की बात यह है कि ये जो लिपिड है वो हमें एसिड इनसॉल्युबल में मिल रहा है. कायदे से जो मॉलिक्यूल जिनका वेट 800 डाल्टन से कम है उन्हें हमें कहाँ मिलना चाहिए था, एसिड सॉल्युबल में मिलना चाहिए था. पर लिपिड हमें कहाँ मिल रहा है, एसिड इनसॉल्युबल में. अगर एसिड इनसॉल्युबल में मिल रहा है तो एक इस बात से कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि उसका 10,000 डाल्टन से ज़्यादा वेट होगा, पर उसका वेट भी 10,000 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है. अब ऐसा हो क्यों रहा है वो देखते हैं. मैं क्या कह रही हूँ कि जो लिपिड्स हैं वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है. लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स. पहली बात तो ये डिस्कशन ही क्यों हो रहा है, डिस्कशन इसलिए हो रहा है कि जो लिपिड्स हैं दे आर फाउंड इन एसिड insoluble fraction.
मिल रहे हैं वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में, पर उनका वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा एक्सीड कर ही नहीं रहा है, बट देयर molecular weight is not exceeding 800 daltons. हम देख रहे हैं कि वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहा है, पर उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा एक्सीड कर ही नहीं रहा है। तो अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों कि वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल रहा है? Why it is found in acid insoluble fraction? Why? अगर उसका वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है तो वो सॉल्युबल क्यों नहीं है एसिड? अब सुनिएगा ध्यान से, अगर इससे प्रीवियस चैप्टर सेल था, इसके प्रीवियस चैप्टर में आप लोग देखे होंगे जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसी भी एक सेल की, सेल मेम्ब्रेन, उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है लिपिड, एक कंपोनेंट होता है प्रोटीन, एक कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें लिपिड और प्रोटीन का प्रोपोर्शन रिलेटिवली ज़्यादा है व्हेन यू कंपेयर इट विद कार्बोहाइड्रेट्स। बात यह है कि जो लिपिड्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो मेजरली सेल मेम्ब्रेन में कॉन्सेंट्रेटेड है, या मेजरली फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। तो ये जो लिपिड्स हैं सेल मेम्ब्रेन में कॉन्सेंट्रेटेड हैं। याद कीजिए इसको, टेक्निक को या फिर इस सबको एनालाइज करने के लिए हमने एक सेल को ग्राइंड किया था यूजिंग अ मॉर्टर एंड अ पेसल। वी वर ग्राइंडिंग इट, तब जाके हमें एक स्लरी ऑब्टेन हुई थी जिससे हमने फिल्टर किया था। अच्छा, जब हम ग्राइंड कर रहे थे क्या सेल ब्रेक डाउन हुआ होगा? ऑब्वियसली ब्रेक डाउन हुआ होगा, तभी तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हमें मिले। सुनना, जब हम सेल को तोड़ रहे थे तो उसकी सेल मेम्ब्रेन भी टूट रही होगी। जब सेल मेम्ब्रेन टूट रही थी तो जो लिपिड्स थे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। जब हम सेल मेम्ब्रेन को ग्राइंड कर रहे थे, व्हेन अ सेल इज ग्राइंडेड, जब सेल को ग्राइंड कर रहे थे तो क्या होता है, जब सेल को ग्राइंड करते हैं तब जो कुछ एक वेसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। वेसिकल्स मीन्स स्मॉल इनक्लोज्ड स्पेसेस, राइट? सर्टेन वेसिकल्स आर फॉर्म्ड और इन वेसिकल्स में जाकर लिपिड्स ट्रैप हो जाते हैं। लिपिड्स आर ट्रैप्ड इन वेसिकल्स। जब आप एक सेल को ग्राइंड कर रहे हैं तो लिपिड्स ट्रैप हो जा रहे हैं। कहाँ ट्रैप हो जा रहे हैं? वेसिकल्स में। इन वेसिकल्स में ट्रैप होने के कारण लिपिड सॉल्युबल नहीं थे। किस में सॉल्युबल नहीं थे? एसिड में। एंड दैट इज व्हाई दे वर बीइंग ऑब्टेन्ड इन द एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट अलोंग विद द मॉलिक्यूल्स व्हिच हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन्स। इनका वेट 800 डाल्टन भी एक्सीड नहीं करता है। इन्हें कायदे से कहाँ होना चाहिए था? कायदे से इन्हें मिलना चाहिए था इन दी एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट, पर ये मिल कहाँ रहे हैं? एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो लिपिड्स हैं ये वेसिकल्स में ट्रैप हो जा रहे हैं। When they are trapped in vesicles, they are not soluble. They are not soluble in acid. और इसी कारण कहाँ मिल रहे हैं? And therefore obtained in acid insoluble retentate. ठीक है, और इसलिए कहाँ मिल रहे हैं? एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में मिल रहे हैं 800 डाल्टन से कम वेट होने के बावजूद। ठीक है, सो दिस वाज द रीजन व्हाई लिपिड्स वर नॉट स्ट्रिक्टली कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं कहेंगे क्योंकि इनका वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है। फिर भी ये कहाँ मिल रहे थे? एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे? क्योंकि ये वेसिकल्स में ट्रैप हो जा रहे थे जब सेल मेम्ब्रेन को तोड़ा जा रहा था तब। ओके, सो दिस वाज द रीजन। नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड। ठीक है, तो अगर एक कॉम्पोजिशन की बात करूं मैं सेल की, कोई भी एक टिपिकल सेल की, व्हाट इज इट्स कॉम्पोजिशन,
तो आई कुड फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स। जब भी मैं किसी एक कंपोनेंट एनालाइज करूं किसी भी एक सेल के, तो मुझे उसके अंदर क्या क्या मिल सकता है। सबसे पहला कंपोनेंट इज वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इज ऑप्टेन्ड, फिर प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, लिपिड मिलेंगे, न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे, आयंस भी मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वाटर, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये चार चीज हमें कहाँ मिल रही थी? एसिड इनसॉल्युबल रिटेंटेट में, और वाटर और आयंस कहाँ मिल रहे थे? एसिड सॉल्युबल रिटेंटेट में। वाटर का कॉम्पोजिशन वुड बी 70 to 90%। किसी भी एक सेल में वाटर का कॉन्स्टिट्यूशन 70 से 90% रहेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, तो दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15%। बात हो रही है कार्बोहाइड्रेट की, दे वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 2%, 2 to 3%, ये मिलेंगे हमें कुछ 2%। न्यूक्लिक एसिड वुड बी 5 to 7% एंड आयंस वुड बी फाइनली 1%, ठीक है। अगर मैं एनालाइज करूं कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर मास, वाटर वुड बी ऑब्टेन्ड इन 70 to 90%, 10 to 15% प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स 2 to 3%, 2% लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% एंड आयंस फाइनली 1%, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉम्पोजिशन इट इज क्लियर पानी का है, एंड दिस इज अ वेल नोन फैक्ट। सबको पता है कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक लिविंग टिश्यू है, उसका जो मेजर कंपोनेंट बनाएगा वो बनाएगा वाटर। प्रोटीन्स आर रिलेटिवली लेस। फिर भी अगर मैं बाकी चीज़ों में एनालाइज करूं तो प्रोटीन मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है। लीस्ट जो बना रहे हैं वो है आयंस, एंड देयरफॉर दिस इज द टिपिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। ऑब्वियसली वैल्यूज कुड वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, बट एक एवरेज, ऑन एन एवरेज आपको ये कॉम्पोजिशन सेल्स में देखने को मिल जाएगा। Okay, so that's all for today's lecture. We will continue the rest of the chapter in the next video. Thank you very much.